हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में जाने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हर वो चीज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज की लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो लंबाई लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज के मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसका मास 2 kg है कि 50 ग्राम है कि 25 ग्राम है। क्या है उसका मास, तो मास एक मेजर किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। वक्त को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, एक इंसान कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं। दिस ऑल आर फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर वो चीज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है, 7 फंड बेस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम बोर्ड में आपको दिख रहा है। नंबर 1 पे है लेंथ, जिसके लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे एल, ये एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मैंने बताया। मास, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे एम थर्ड ब्रैकेट के अंदर। टाइम टी, टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट ए, लुमिनस इंटेंसिटी सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसके अलावा फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनके लिए फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज किया जाएगा। और इसके अलावा फर्दर हम लोग किसी क्वांटिटी को यूज नहीं करेंगे। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पर मेंशन नहीं है उनको लिखने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इन्हीं 7 में से एक, दो, चार, जितना भी यूज जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हीं में से होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे कहा जाए कि एरिया को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया इक्वल्स टू एल के पावर में 2, क्योंकि एरिया में लेंथ भी आता है और ब्रेथ भी आता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ बनता है एरिया। तो लेंथ के लिए एल तो ब्रेथ के लिए भी एल, तो एल और एल क्या हो गया, एल के पावर में 2। ये जो मैंने पावर में लिखा है 2, इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस। और देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम के लिए मैं लिखूंगा एल के पावर में 3। तो ये जो मैंने पावर में 3 लिखा है, दिस इज व्हाट डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअल में डायमेंशंस क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस, उसी का नाम है डायमेंशन। आगे देखते हैं, अगर मैं स्पीड के बारे में लिखता हूं कि स्पीड, तो स्पीड के लिए मैं क्या लिखूंगा, लेंथ, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड, लेंथ बाई टाइम, फॉर्मूला लेंथ बाई टाइम। तो लेंथ के लिए मैं एल लिखूंगा, बाई टाइम, टाइम नीचे तो वो उसे मैं ऐसे लिखूंगा t-1। अगर बात होती है एक्सेलरेशन के बारे में, तो मैं एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा, तो इसे लिखूंगा एल t-2। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को दिख रहा है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में। बस फर्क क्या हो रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर चल रहा है। ये जो पावर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। आई होप की बात समझ में आई हो। इसे आप लोग कॉपी करें, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी गए हैं, 10 फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन को लिखने को कहा गया कि इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखो, क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये सारे फंडामेंटल में से नहीं है। ये सारे फंडामेंटल में से हम लोगों ने जिन 7 फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिया है वो उनमें से कोई भी नाम यहाँ पर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगा, जिसके पावर में कुछ 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सवाल दिया गया वो दिया गया डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम, सबको पता है। अब मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम पावर में 1, और वॉल्यूम जो होता है वो एल के पावर में 3। लेकिन चूंकि वो नीचे में है तो मैं उसे ऊपर में ले जाता हूँ और मैं लिखूंगा एल-3, और चूंकि यहाँ पे टी नहीं है तो टी टू द पावर 0 लिखूंगा। मैकेनिक्स के हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इन तीनों टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एम एल टी। अगर टी नहीं है तो 0 देना, अगर एम नहीं है तो एम के पावर में 0 देना, और अगर एल नहीं है तो एल के पावर में 0 देना। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम, पावर में क्या लिखेंगे 1, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए एल लिखेंगे और t-1। तो ये हुआ डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। तीसरे नंबर पे कौन है, फोर्स। तो फोर्स के लिए अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए डायमेंशन अगर हम लोग बात करें तो मास के लिए लिखेंगे हम लोग m, और एक्सीलरेशन के लिए एल t-2, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m बाई टी का स्क्वायर, l बाई टी की पावर में टी स्क्वायर।
तो ये हो गया एल टी माइनस टू। नेक्स्ट आते हैं फोर्स के बाद आते हैं नंबर इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग के पास है, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम एल टी माइनस टू और फिर यहाँ पर एक आएगा टी, तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। नंबर 6 में है वर्क, 5 में है वर्क। वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए डायमेंशन मेरे पास है एम एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे हम लोग एल, तो ये क्या बन जाएगा एम वन, ठीक है, एल वन सॉरी एल टू, क्योंकि ये वन और ये वन तो क्या हो गया टू, एल की पावर 2 और टी की पावर है माइनस 2। चलो बच्चों इसे कॉपी कर लो, हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क के लिए हम लोगों ने अभी देखा था कि वर्क का फॉर्मूला था, डायमेंशंस क्या था एम एल टू टी माइनस टू, तो एम वन एल टू टी माइनस टू, और नीचे में एक टाइम और दे देते हैं, तो अब ये बन गया एम वन एल टू और टी माइनस थ्री। नेक्स्ट नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, कहाँ गया, एनर्जी। एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होता है, क्योंकि वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, तो इसे हम लोग वर्क में लिख देंगे। तो वर्क का जो डायमेंशन था एम वन एल टू टी माइनस टू, वही एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के जी के लिए मास के लिए हम लोग एम यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर के लिए एल यूज करते हैं, और पर सेकंड स्क्वायर टी माइनस टू। बाय एरिया, एरिया के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं एल टू। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। उसके बाद आते हैं हम लोग हीट। हीट के लिए भी वही डायमेंशन होगा जो वर्क का है, जो एनर्जी का। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट के लिए हम लोग लिख लेते हैं लैटेंट हीट, इसका फॉर्मूला होता है हीट बाय मास, हीट बाय मास। अब हीट के लिए हम लोगों के पास क्या डायमेंशन, जो वर्क का है वही हीट का है, तो वर्क का क्या हो गया एम वन एल टू टी माइनस टू। तो मैं इसे लिख लेता हूँ एम वन एल टू टी माइनस टू, और मास के लिए क्या लिखूंगा एम, तो ये बन गया एम की पावर में 0 एल टू और टी माइनस टू। आई होप कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। जो कुछ मैंने भेजा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे आप लोगों ने अपने भेजे में भेजा होगा, और अगर उसे आप लोगों ने कहीं और भेज दिया तो फिर आपकी गलती है। जो मैं भेज रहा हूँ उसे बिल्कुल सीधे सीधे अपने भेजो में भेजो, उसे कहीं और मत भेजो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों जैसा कि हम जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज उस चीज को बोला जाता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। फिर एक बात मैं और कर लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, हर उस चीज को जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे 4 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास डायमेंशन कांस्टेंट होता है, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस वेरिएबल है। उनके बारे में मैंने लिख चुका हूं कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। जब तक लाइट हवा से फ्री स्पेस से वैक्यूम से ट्रेवल करेगा, उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ये डायमेंशन है इसके पास, क्योंकि ये स्पीड वेलोसिटी स्पीड है मीटर एल टी माइनस वन में एक्सप्रेस होगा, लेकिन इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरे नंबर पे दिया गया एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब तुम क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ग्रेविटेशन में कांस्टेंट यूज होगा, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग मेजर कर चुके हैं, इसका मेजर्ड वैल्यू भी है, लेकिन ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। दूसरे नंबर पर डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन है, जिस मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर होता है, लेकिन वो वैल्यू बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरी स्पीड कुछ और होगी, तुम दौड़ोगे तो तुम्हारी स्पीड कुछ और होगी। इसलिए इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास डायमेंशन जो मेजर तो हो रहे हैं लेकिन डायमेंशन नहीं उनके पास, जैसे कि 1
2, 3, ये सब वैल्यू काउंट हो रहा है, नंबर काउंट हो रहा है, ये सब काउंटिंग में आते हैं, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है 1, 2, 4, 5, और डायमेंशनल लेस वेरिएबल कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी करेंगे और उनके पास डायमेंशन भी नहीं हो, जैसे कि एंगल 30 डिग्री भी हो सकते हैं, 60 डिग्री भी हो सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है एंगल, ये डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। आई होप कि 4 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ में आए हो। चलो आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि डायमेंशनल का इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो 3 तरह के यूज हम लोग करते हैं। नंबर 1 पे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस में उसी के यूनिट को हम लोग डाइन लिखते हैं। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन एसआई में सीजीएस में से हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं। मास को केजी और ग्राम लिखते हैं। तो वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 में बताया गया कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कोई फार्मूला सही है या गलत है उसे चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, और इसका इस्तेमाल करके डायमेंशनल इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग फार्मूला को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो इस कंसेप्ट में जाने से पहले, इसका यूज करने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बातों को अच्छे से समझ लें। पहली बात कि अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि स्पीड या वेलोसिटी ले लेता हूं। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं लिखता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरा मैं ले लेता हूं फोर्स मैं ले लेता हूं 10 न्यूटन। मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास कुछ आपने मेजर किया है वो है 5 kg। तो इन तीनों को अगर आप गौर से देखो तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था जो मेजर कर सकते हैं हम लोग, और चूंकि ये मेजर हुआ इस 100 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी का जो वैल्यू हम लोगों ने मेजर किया, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी। एक 100 जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा फिर मीटर पर सेकंड जो यूनिट है। इसी तरीके से फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद मुझे उसका वैल्यू मिला 10 न्यूटन। ये 10 जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और n जो है वो यूनिट है। इसे हम लोग डाइन में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मास 5 kg, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है उसका यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। अब अगर हम लोग इसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी और सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है, देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ, फिर से देखते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड एसआई में, और इसी को मैं जब सीजीएस में लिखूंगा तो मीटर क्या हो जाएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गौर से देखना, मैं एक एक्सेलरेशन ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब मैं इसे सेंटीमीटर में सीजीएस में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं एसआई में लिखने की कोशिश करता हूँ, सपोज कर लो फोर्स है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग सीजीएस में चेंज करना चाहें तो केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा मैं इसे भी नहीं जान रहा हूँ। केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर 100 से। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि केजी को क्या कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूंगा। यहाँ पर केजी को मैं लिख सकता हूँ ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, और फिर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यह बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी एक सिस्टम से, एसआई सिस्टम से अगर सीजीएस में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है उस पर फोकस कराना मेरा मेन मकसद है। तो मैं आप लोगों के भेजे में ये बात भेजना चाहता हूँ कि गौर से देखो कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या क्या बदला, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया, 2 से 200 हो गया, यहाँ पे 2 से 200 हो गया, यहाँ पे 10 से कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 10 तो नहीं आएगा। दूसरी बात देखो, मीटर सेंटीमीटर में बन गया, सेकंड रहा, यहाँ पर मास केजी ग्राम में बदल गया, मीटर सेंटीमीटर में बदल गया। ये चेंजेस हुआ क्योंकि मास केजी से ग्राम में चेंज होता है। क्या क्या चेंजेस होता है उसको गौर करना। दूसरा तुम गौर करो कि इनका जो डायमेंशनली पावर था, मीटर की पावर में 1 था तो सेंटीमीटर के पावर में भी 1 रहा। यहाँ पर एस के पावर में अगर -1 होगा ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ भी एस के पावर में -1 आएगा ऊपर जाने के बाद। यहाँ पे गौर करो, केजी की पावर में 1 है तो ग्राम के पावर में भी 1 है, मीटर के पावर में 1 है तो सेंटीमीटर के पावर में भी 1 है।
एस के पावर में -2 है ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ भी एस के पावर में -2 आएगा। मतलब डायमेंशनल का जो पावर होगा वो पावर चेंज नहीं, डायमेंशन जो होने वाला फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो बदलने वाला नहीं है। तो क्या क्या बदलने वाला है? न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। दूसरी बात, केजी ग्राम बनेगा, मतलब एम चेंज होगा, एल मीटर सेंटीमीटर बनेगा, एल चेंज होगा, टाइम हो सकता है आवर्स में हो तो मिनट में सेकंड में चेंज करेंगे, ये चेंज हो सकता है। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? डायमेंशंस चेंज नहीं होगा। जो डायमेंशंस होता है, जो पावर होते हैं, वो पावर चेंज नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा और हम लोग अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने मेजर किया किसी ऑब्जेक्ट का मास को 2 केजी, अब उससे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 केजी को 2000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम होता है, तो 2 केजी 2000 ग्राम हुआ। अब 2 केजी और 2000 ग्राम में एक्सप्रेस करने में क्या मास में कोई बिग चेंजेस आता है? मास बदल जाता है? नहीं। मास दो केजी जो मास है, जितना क्वांटिटी है, 2000 ग्राम भी उतना ही क्वांटिटी रहता है। मतलब इनका क्वांटिटी जो है कभी चेंज नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी एक बार जो मेजर हो गया वही रहेगा। हाँ, उसका एक्सप्रेशन करने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। 2 केजी बोले या 2000 ग्राम बोले एक ही बात है, 10 मीटर बोले या 1000 सेंटीमीटर बोले एक ही बात है, क्योंकि 10 मीटर मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये अलग अलग यूनिट में, अलग अलग सिस्टम में एक्सप्रेस हो रहा है। यूनिट वही है, अलग अलग सिस्टम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है, वो सेम रहा है। इतनी अगर एक ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 मीटर, तो वो 2 मीटर ही रहने वाला, वो उतना ही लंबा रहने वाला है। अब एक्सप्रेस करेंगे, कभी हम 2 मीटर बोलेंगे, कभी 200 सेंटीमीटर बोलेंगे। आई होप की बात समझ में आई हो। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग क्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, मान लो मास है तो कुछ मास होगा, उसे मैं क्यों दिखा रहा हूँ। स्पीड है, कुछ स्पीड होगा, किसी स्पीड से चलता होगा, मैं इसे क्यों से दिखा रहा हूँ। फोर्स है, फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, उसे मैं क्यों से दिखा रहा हूँ। अब इसे मैं दो अलग अलग सिस्टम में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एक एसआई सिस्टम मान लो और एक सीजीएस सिस्टम मान लो। तो क्या क्या बदलने वाला है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, और जो यूनिट है, जो केजी है वो ग्राम बन जाएगा, सेंटीमीटर है वो मीटर, मीटर जो है वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस आएगा। तो एक सिस्टम में हम लोग मान लेते हैं कि वो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट जो है वो u1 है। दूसरे सिस्टम में हम लोग मान लेते हैं कि q का जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो रहा है और यूनिट u2 हो रहा है। लेकिन दोनों में एक बात, ये जो टोटल वैल्यू है वो उतना ही है जितना ये है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक। अब n1 और n2 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और u1 u2 क्या है? यूनिट से, जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं। अच्छा, यूनिट जो है उसे हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? केजी मीटर पर सेकंड, केजी लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, यही सब तो यूज होता है फंडामेंटल में। अगर u2 के बारे में बात करें, जो दूसरा यूनिट है, उसमें भी तो वही आएगा ना। अगर मैं ग्राम सेंटीमीटर या सेकंड बोलूँ तो ग्राम मास के लिए हम लोग तो m यूज करेंगे। हाँ, केजी और ग्राम ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन है तो मास का एक्सप्रेशन, मास को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं कि u1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे n1 m1 l1 और t1, ठीक। और n2 को छोड़ दो, और u2 को हम लोग लिख सकते हैं m2 l2 और फिर t2। अब ये तो बदल रहा, क्योंकि मैं पहले बार बता चुका हूँ कि जब भी एक सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, केजी ग्राम में बदल जाता है। इसलिए मैंने एक जगह m1 लिखा, दूसरी जगह मैंने m2 लिखा। लेकिन क्या नहीं बदलता? आई टोल्ड यू कि उन लोगों का जो डायमेंशन होता है वो नहीं बदलता। तो अगर इसका डायमेंशन a है तो इसका भी डायमेंशन a होगा, अगर इसका डायमेंशन b है तो इसका भी डायमेंशन b होगा, और अगर इसका डायमेंशन c है तो इसका भी डायमेंशन c होगा। अब यहाँ पर या तो हम n1 निकालेंगे या तो हम n2 निकालेंगे। तो अगर मैं n1 निकालने जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा, m2 बाई m1 पावर में a दे देता हूँ, l2 बाई l1 पावर में b देता हूँ, और t2 बाई t1 पावर में c देता हूँ। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया जिसका इस्तेमाल करके मैं
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करूंगा। तो इसे कॉपी करते हैं और हम लोग फिर आगे एक प्रॉब्लम को देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या कहा गया है कि कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ फोर्स और डाइन इज अ CGS यूनिट ऑफ फोर्स, हम सब जानते हैं। अब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये भी सभी काफी बच्चों को याद होगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा, क्योंकि वैल्यू मेरे पास पहले से नोन है कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। लेकिन प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग 1 न्यूटन को एक डाइन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर डायमेंशनली इसे लिखना चाहते तो m1 T-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से देखने के बाद मुझे समझ में आया कि a का पावर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू -2 है, क्योंकि मैंने अभी जो फॉर्मूला दिया उसे मैंने डायमेंशन को ABC से डिनोट किया था। तो यहाँ पर अगर उसी कंसेप्ट से हम देखें तो a m के पावर में, b l के पावर में और c t के पावर में मैंने लिखा था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। अच्छा, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक सिस्टम में SI में मास को डिनोट करेंगे हम लोग m1 से, जो कि 1 kg होगा SI में, L को L1 से जो कि 1 मीटर होगा और T को T1 से जो कि 1 सेकंड होगा। ठीक है, तो एक सिस्टम में हम लोग लिखते हैं m1 इक्वल्स टू 1 kg, L1 इक्वल्स टू 1 मीटर और T1 इक्वल्स टू 1 सेकंड। और यहाँ पर चूंकि 1 न्यूटन बोला गया तो N1 का वैल्यू 1 हो गया। M2 को हम लोग लिखेंगे 1 ग्राम, L2 को हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और T2 को हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड और फिर N2 को क्वेश्चन मार्क। हम लोग के पास फॉर्मूला कुछ ये था कि N2 N1 M1 A L1 B और T1 C इक्वल्स टू N2 M2 A L2 B और T2 C। ये फॉर्मूला हम लोग के पास था जो कि हम लोगों ने लिखा कि कन्वर्ट करने के लिए। अब चूंकि यहाँ पे मुझे N2 चाहिए तो मैं इसे इसके नीचे भेज देता हूँ। तो मैं N2 का वैल्यू क्या लिखूंगा, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 A L1 बाई L2 B और फिर T1 बाई T2 C। अब M1 चूंकि 1 kg है तो उसे लिख देता हूँ। N1 कितना 1 है, M1 का 1 kg और M2 1 ग्राम, A का वैल्यू 1, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 1, T1 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड और C में -2। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये 1 लिखकर कोई फायदा नहीं। अगर कुछ और रहता तो हम लोग कंटिन्यू कर लिखते हैं उसे 1000 ग्राम बाई ग्राम। तो ये कितना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर और ये तो 1 हो गया। अब इसे कैंसिल कर लेने के बाद हम लोग क्या मिलेगा 10, ये 10⁻³ और ये 10⁻² कितना गया 10⁵ और यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग डाइन। तो 10⁵ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये N2 का वैल्यू निकला। तो N2 कितना हो गया 10⁵। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू, हम लोगों ने 2 वैल्यू लिखा था, Q इक्वल टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो Q को हटा दो, N1 क्या था 1 और U1 क्या था न्यूटन और N2 क्या निकला हम लोगों का 10⁵ और U2 क्या इसने कहा है कि डाइन, तो क्या लिखेंगे डाइन। तो फिर मेरे पास 1 न्यूटन कितना आ गया 10⁵ डाइन। आई होप कि प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये हम लोगों ने अब तक एक क्लास में जो कुछ समझा है वो बेसिकली डायमेंशनल के बारे में बात हो रही थी कि डायमेंशनल क्या होता है और उसके 4 कितने तरह के टाइप, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं हम लोगों ने समझा। और फिर हम लोगों ने डायमेंशनल का यूज देखा। सबसे पहले कि हम लोग क्या किया हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कि कन्वर्ट किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किया सकता है। 2 यूज और है, उसे हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों यूजेस में दूसरा यूज हम लोगों का था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कि एक फार्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं है, उसे हम लोग डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि T इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला लिखा गया। सपोज कर लो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता, तुम नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे सामने ही लिखा कि T क्या टाइम है, टाइम पीरियड, टाइम एक ऑसिलेट करने का एक सिंपल पेंडुलम को,
उसका जो टाइम पीरियड है वो 2π√L/g। अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, इसे हम लोगों को चेक करना है। देखो 2 और पाई इन लोगों का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो 4 टाइप से फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है उसमें था डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये 2 और पाई ये सब डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, नंबर तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, तो 2 पाई को तो हम लोग छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग टी टाइम के बारे डायमेंशन के बारे में लिख लेते हैं। टी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये सिंपल सा है, टी होता है। अब राइट साइड में देखते हैं कि एल का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल, ठीक है, और पावर में 1/2। जी जो होता है वो एल t-2 होता है, एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पावर में 1/2। तो इससे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये एल पावर में 1/2 है, नीचे वाले एल को पावर में 1/2 ऐसे ही दे देता हूँ, और टी के पावर में -1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा ये, तो इसे ऊपर ले लेता हूँ, तो क्या है टी इक्वल टू टी। चूंकि डायमेंशनली LHS और RHS आपस में इक्वल है, सो मतलब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है टी इक्वल टू 2π√L/g वो डायमेंशनली करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तीसरा यूज है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जो कि मैंने बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग 3 यूज करेंगे, 2 तो मैं हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा यूज है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग किसी फॉर्मूला को डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशन का यूज करके उस फॉर्मूला को ड्राइव करने वाले हैं। ड्राइव, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है उसका एक एक्सप्रेशन तैयार करना है। वो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब, जो स्ट्रिंग से जो बॉब लटकता है उसके मास के पर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, कितना लेंथ है उस पेंडुलम का, और दूसरा तीसरे नंबर पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इन सब का मास के लिए हम लोग m यूज करेंगे, लेंथ के लिए l यूज करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए g यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि सिर्फ लेंथ के पावर 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा, मास का पावर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि डायमेंशन जो है इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम का ए, बी और सी, एम का डायमेंशन ए मान लेते हैं, एल का डायमेंशन को बी मान लेते हैं, और जी के डायमेंशन को सी मान लेते हैं। तो चलो लेट कर लेते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, और डायमेंशन है ए, मतलब हो सकता है टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m² हो, एम क्यूब हो, क्या पता, वी डोंट, हम लोग तो श्योर नहीं ना अभी कुछ किसी बात को लेकर के। ये मान लेते हैं, एल की पावर में हम लोग बी मान लेते हैं डायमेंशन, और जी के डायमेंशन को सी मान लेते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग, अब कोई बच्चे ये मत सोचना कि पावर हमेशा प्लस हो सकता है, ए का वैल्यू -2 आ जाए तो नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास। अब इसे हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, लेट से के, और MA/LB और G⁻C। अब यहाँ पर सुनो, चूंकि के एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो डायमेंशन हम लोग यूज नहीं करते, डायमेंशनल कांस्टेंट कुछ है होगा, के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, वी डोंट नो, हम लोग अभी तक नहीं जानते, बाद में देखेंगे कि क्या वैल्यू है। सबसे पहले इसका जो डायमेंशन होगा वो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि LHS का जो डायमेंशन होगा पावर ABC, वही RHS में भी हो, RHS का जो डायमेंशन होगा वही LHS का होगा। तो ये टाइम पीरियड का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, T1, के को छोड़ दो, M, ठीक, A, L, B और G जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं L के पावर LT-, चलो अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा MA LB, और G जो होता है वो LT-2 होता है, तो पावर में C। अब कंबाइन कर देते हैं, तो MA, L कितना हो गया, B यहाँ से और C यहाँ से B और यहाँ से C, तो B + C और T के पावर में -2C, ठीक है, -2C। चलो, और यहाँ पर T के पावर में 1। अब अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, वो कहता है कि LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का भी डायमेंशन होगा, तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि AM यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर MT नहीं है तो मैं इसे लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, M 0 और L भी 0, क्योंकि ML नहीं था, मैंने कहा था कि M 0 लिख सकते हैं। अब अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या मिलने वाला है, A के पावर में A का वैल्यू 0, -2C = 1, तो C का वैल्यू -½ और चूंकि B + C 0 है
और सी का वैल्यू माइनस हाफ है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ। इन तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा के एम पावर में ए तो 0, फिर एल बी हाफ और फिर जी सी माइनस हाफ। इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी इक्वल टू के रूट ओवर एल बाई जी। और फिर किसी मेथड के जरिए हम लोग ये पता कर चुके हैं कि जी का वैल्यू 2 पाई होता है तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जो आज किया है वो डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर था। और भी प्रॉब्लम है जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज मैंने जो कुछ पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल ऑन डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर।